गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कर रहे थे। आओ उसको पहले पूरा करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में अगर आपको याद हो तो मैंने यहाँ तक काम कर दिए थे। तो याद करो, मैंने पहले वाले इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी निकाल लिए थे। v1 वेक्टर आया था u1 वेक्टर माइनस E/2 me इंटू टी वन क्या था? दो कोलिजन के बीच का टाइम इंटरवल फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और u1 था उसका इनिशियल स्पीड। वैसे ही मैंने v2 भी निकाल लिए थे हम, तो v2 आ गया था u2 माइनस, और ऐसे करते 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 हमने vn भी निकाल लिया था। ऐसा आ गया था ये। लेकिन याद करो, डेफिनेशन में बताए थे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी vd अगर आपको निकालना है तो आपको करना होगा v1 प्लस v2 डॉट 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 अप टू vn डिवाइड बाई n। इन सबको लाके यहाँ पे पुट कर दो तो क्या क्या मिलेगा देखो, हम एक साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है? तो पहला टर्म मिलेगा u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un डिवाइडेड बाई n। साथ में एक टर्म मिलेगा ये ऐसा बाई 2 me, और साथ में यहाँ एक टर्म मिलेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn डिवाइडेड बाई n। और देख लो, यहाँ तक ठीक है ना? देख लो एक बार। अब मिस्टर शुभम, एक बात जरा बताइए कि ये क्वांटिटी क्या है और कितना है? ये क्वांटिटी क्या है और कितना है? पहले तो भैया सब लोग ये बताएं कि ये क्या है और इसकी वैल्यू कितनी होगी। शुभम, अगर ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर ये लोग क्या है? ये क्या है ये सब? हाँ, ये विदाउट वाला है। ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद करो, मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है। तो उनकी एवरेज वेलोसिटी का मतलब, कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लो इधर भाग रहा होगा, तो पक्का कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा जो इधर भाग रहा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर थोक के भाव में होता है। तो ये वाला टर्म बन गया जीरो। अब आता है कि ये वाला टर्म क्या होगा। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। T1 है एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल फॉर वन, T2 है एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल फॉर टू, T3 है एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल फॉर थ्री। तो ये क्या होगा? ये क्या कहलाएगा?
हाँ, इसको कहते हैं एवरेज कोलिजन टाइम इंटरवल, और इसको लिखा जाता है टाउ से। अगर आप देखोगे तो वीडी का फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। वीडी की वैल्यू आ गई -e/2me इंटू टाउ। ये हमारा एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है, तो नोट कर ले जरा अच्छे से। वैसे एक बात बताओ, ये जो टाउ है, ये टाउ किसकी प्रॉपर्टी होगी? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। कॉपर होगा तो टाउ की वैल्यू अलग होगी, एल्यूमिनियम होगा तो अलग होगी। हाँ, ये दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्या आप मुझे बता सकते हो कि टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ पे क्या असर पड़ेगा? हाँ, वेरी गुड। भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स का रैंडमनेस जो है वो और बढ़ जाएगा, और रैंडमनेस अगर बढ़ जाएगा तो और जल्दी जल्दी भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे ना। तो ध्यान रखेंगे कि भाई ऐसा होता है। एक बात देख के कंफ्यूज नहीं होना, पहले हम बता रहे हैं क्या है कि हम लोग के देश में जहां जहां पे ये डेरिवेशन किया हुआ है ना, इसमें भयानक कंट्रोवर्सी है। बहुत बुक में देखोगे यहाँ आपको टू मिलेगा ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे, जो मैंने कराया ही एकदम सही डेरिवेशन पहले ही हम बता दिए। बहुत सारा बुक में आप देखोगे टू गायब मिलेगा। ठीक है ना, वो गलत डेरिवेशन है। ये खास करके ये प्रदीप दिनेश इस तरह की जो बुक्स है ना, उनमें ये टू गायब मिलेगा आपको। लेकिन कोटा का जितना अच्छा स्टडी मटेरियल है, HC वर्मा है, सब में ये टू मिलेगा आपको। तो चलो, एक डेरिवेशन तो हो गया पूरा। ठीक है ना, अब इसको थोड़ा सा और रिलेट करते हैं। एक डेरिवेशन और करते हैं पहले। थोड़ा इसको ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगा इसका। एक डेरिवेशन और करते हैं पहले। अभी थोड़ा सा डेरिवेशन डेरिवेशन ही चलेगा, बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। न्यूमेरिकल आते ही एकदम आसान पार्ट शुरू हो जाएगा। जैसे ये एक हमने सिलेंडर ले लिया है। देखो, ये एक सिलेंडर पकड़ लिया है हमने, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है भाग रहे हैं, ये समझ में आपको आ रहा है। वैसे एक बात बताओ, रुक जाओ, एक काम करते हैं, रुको। अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होता है, तो क्या बताओगे आप? नॉन रैंडम कहना उतना ठीक नहीं होगा। ऐसे बोलेंगे कि हम लोग कि रैंडम मोशन तो होगा ही होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। का कोई एग्जैक्ट नाम नहीं है, ठीक है ना, इसलिए कारण से हम नाम में नहीं जा रहे। हम कह रहे हैं कि रैंडम मोशन तो होगा ही होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, करंट का फ्लो रैंडम मोशन की वजह से हो रहा है या इलेक्ट्रॉन के ड्रिफ्ट होने की वजह से हो रहा है?
कंडक्टर में जो अभी करंट आया था, वो करंट जो आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो भी आई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? रैंडम मोशन, या जो इलेक्ट्रॉन फील्ड के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो रहा है? देखो मैंने क्या बोला था, करंट का फ्लो होता है जिधर इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके अपोजिट, या फिर जिधर पॉजिट्रॉन भागते हैं उसके तरफ। वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन जिस स्पीड से भागते हैं, दैट स्पीड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कह लो। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया किसकी वजह से? रैंडम मोशन की वजह से या ड्रिफ्ट होने की वजह से? नहीं, दोनों की वजह से नहीं है। हम उसका देखना, रैंडम मोशन की वजह से जब हम एवरेज निकाले तो जीरो हो गया। केवल रैंडम मोशन की वजह से ये तो जीरो हो गया। देख, जो बचा वो फील्ड वाला टर्म बचा हुआ है। बोल। ओहो, मुझे दिखाई दे गया दोनों की वजह से। चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात, लेकिन आप बुक में देखोगे क्या? बुक में ना डायग्राम ऐसा बना देगा, रुक जाओ, ये थोड़ा सा मेरे दिमाग में आ गया। अच्छा हम पहले समझा दे रहे हैं, एक मिनट समझ लो। पहले बुक में क्या करेगा, समझ में आ रहा है? ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो अपना एक फील्ड जो है वो इधर शिफ्ट सेट हो जाएगा। एक इधर अपना फील्ड सेटअप हो गया। ये फील्ड जो भी है वो कंडक्टर के अंदर होगा, ठीक है ना? और इस फील्ड की वजह से आपको समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने को इधर भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। अभी कुछ मत बोलना, मुझे मालूम है तुम्हारे मन में सवाल उठने लगे होंगे, लेकिन 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारे सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक बार कल मुझे डायग्राम बना लेने दो। और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट हो रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में विद वेलोसिटी वीडी। तो ड्रिफ्ट होने की वजह से जो वेलोसिटी आती है वही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब किसी को लग रहा होगा अरे अभी तो सर बोल रहे थे कि रैंडम मोशन भी होता है और साथ में ड्रिफ्ट भी होता है, यहाँ तो रैंडम मोशन दिखाया नहीं। और देखने से ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पाथ कंडक्टर के अंदर तो स्ट्रेट लाइन है। लग रहा है ना ऐसा कि कंडक्टर के अंदर सर ने तो दिखा रखा है कि इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा पाथ में जा रहा है, और बोल तो रहे थे कि रैंडम मोशन भी है और साथ में ड्रिफ्ट भी हो रहा है। कहाँ हो रहा है तो? एक बात ध्यान रखें, करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का पाथ या पॉजिट्रॉन का पाथ कैसा होता है, तो आप लिखेंगे उसको रैंडमनेस भी होगा, और साथ में वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में, वो डिपेंड करता है कि आप इलेक्ट्रॉन ले रहे हो या पॉजिट्रॉन ले रहे हो। उसके कारण से वो ड्रिफ्ट होता हुआ भी दिखाई पड़ेगा और दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन करंट के फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, तो ये ध्यान रखें, ये होता नहीं है। ये डायग्राम मैंने सिर्फ समझने के लिए बनाया है कि करंट फ्लो की असली कहानी इसी से जुड़ी हुई है। मेरी बात समझे क्या? तो आप क्या करेंगे, ये डायग्राम बना के नीचे लिख देंगे समझने के लिए।
ठीक है ना। नीचे लिख देंगे समझने के लिए। अगर यही पॉजिट्रॉन होता तो सारा का डायरेक्शन हम उल्टा कर देते, वैसे हम सारा डेरिवेशन पॉजिट्रॉन को लेके ही करेंगे। चलो अब थोड़ा एक डेरिवेशन कर लेते हैं आज। देख, यही कर लेते हैं। थ्योरी है, ध्यान से समझना, थोड़ा सा है, कुछ ज्यादा है नहीं। तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। और जेई मेन वगैरह में भी आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं ना, आज हम कराएंगे भी, एक बार पूरी थ्योरी करवा देते हैं, उसके बाद करवाएंगे। देखो, देखो ये चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर में आप मान के रखो कि कैपेसिटर का आधा काम हम यहीं पे करवा देंगे। ठीक है ना। देखो, तो मान लो ये कंडक्टर है, और जिसमें पॉजिट्रॉन जो है ना, वो कुछ इधर ड्रिफ्ट हो रहा है। रैंडम मोशन तो है ही है, लेकिन वो हमारे किसी काम का है नहीं, इस कारण से उसको हम दिखाते नहीं है। समझने के लिए हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर स्ट्रेट लाइन पाथ में भाग रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन के भागने की बजाय हमने पॉजिट्रॉन को भगा दिया है ऐसे, और सारे पॉजिट्रॉन वो वीडी से भाग रहे हैं। और ऐसा तब हुआ है कि जब आपने इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया है। आपने इस कंडक्टर के अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दिया है। ठीक है, अब क्या होगा देखते हैं, आ जाओ। नीचे लिखो, लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये प्योर मटेरियल का प्रॉपर्टी है, कॉपर होगा तो ये अलग होगा, एल्यूमिनियम होगा तो ये अलग होगा, ठीक है ना। कैपिटल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कैपिटल ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। GD is drift velocity of positron मैंने क्या किया है जरा ध्यान से देखना। हाँ, मैंने ना कंडक्टर का एक बहुत छोटा सा सेक्शन पकड़ लिया है, ऐसा। समझने के लिए आप ये कह लो कि ये वाला है x, ऐसा समझ लो आप। ठीक है? और आप समझ लो कि ये वाला जो है ये है dx। ठीक है, ये वाला मेरा जो है वो है x, और ये वाला है x प्लस डी एक्स।
इलेक्ट्रॉन जब यहां पे था, जब इलेक्ट्रॉन यहां पे था तो टाइम था टी, और जब इलेक्ट्रॉन उस सेक्शन पे पहुंचा है तो टाइम हो गया टी प्लस टी। मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस सेक्शन को क्रॉस करके निकला है, तो हम जानना चाहते हैं कि इस सेक्शन को क्रॉस करने की वजह से, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, इसका मतलब करंट तो पक्का फ्लो किया होगा। तो आपने को वो करंट का एक्सप्रेशन बनाना है। और बनाते हैं, देखो हम निकालने जा रहे हैं ये जो छोटा सा सेक्शन आपको कंडक्टर का दिख रहा है ना, इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेट dq इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्मॉल सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। चलो बताओ आप कितना होगा। छोटा सा कंडक्टर का सेक्शन हमने लिया है, उसके अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा जरा बताइए तो। एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कंडक्टर का जो लेंथ है वो है dx, और टाइम यहाँ से वहां जाने में लगा है dt। बताओ, एकदम आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ बिल्कुल, यानी डी क्यू मस्ट बी इक्वल टू एन ए डी एक्स। लेकिन ये तो एन ए डी एक्स आया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अपने को चाहिए चार्ज इनक्लोज्ड। क्या करें। ये आया था, ये जो आपने निकाला ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द चोजन सेक्शन। अपने को निकालना है कि नहीं, dt से क्यों मल्टीप्लाई करोगे बेटा, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ पॉजिट्रॉन है, तो ई से मल्टीप्लाई करोगे तब ना चार्ज आएगा। लेकिन आपको तो आई निकालना है, तो आई तब आएगा जब आप डी क्यू बाई डी टी करोगे, और एन ए ई को बाहर करके जब डी एक्स बाई डी टी करोगे, तो मुझे बताओ ये है क्या वैसे। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से इस तरह से भागता है वो कौन सा स्पीड होता है। ड्रिफ्ट। एक और बड़ा काम का रिलेशन बन चुका है ये, जरा ध्यान रखेंगे। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। नोट कर लें जरा अच्छे से इसको। हम दोनों फॉर्मूले को जोड़ेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन वगैरह कराएंगे आपको, पहले नोट कर ले अच्छे से इसको। तो रिलेशन हमारा स्टैब्लिश हो गया, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। नोट कर लो तो बता देना।
नोट कर लिए ना? चलो देखो, कुल मिला के अभी तक हमने दो रिजल्ट पढ़ा है। क्या क्या? एक तो हम पढ़े कि जो वीडी है की वैल्यू होती है इतनी बाई 2 me इंटू टाउ। और दूसरा रिलेशन अभी आपको बताया कि आई की वैल्यू होती है एन ई ए वी डी। ठीक है, ये दो इक्वेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आओ एक काम करते हैं, लाके पुट पाट करके एक और रिलेशन बना लेते हैं। और जहां जहां पे वीडी आ रहा है ना, वहां पे लाके इसको डाल देते हैं, वीडी का मॉड को लाके डाल देते हैं। ये आ जाएगा देखो ऐसा बाई 2 me, यानी ये बन जाएगा एन ई स्क्वायर ई ए टाउ बाई 2 me। ठीक है, अब एक चीज और देखो। अगर आप कह रहे हो कि यहां से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, और कंडक्टर का लेंथ है एल, और कंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मान लो वो वी का है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का है और पोटेंशियल डिफरेंस वी का है और कंडक्टर का लेंथ एल है, तो हम ये लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, या ई इंटू एल कर लेते हैं। जहां जहां पे ई आ रहा है वहां पे भी बाई एल पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा देखो, एन ई स्क्वायर ए टाउ ई बाई बी एल। ठीक है ना? तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखते हैं, देखो तो लिखो ऐसा, तो लिखो 2 me बाई एन ई स्क्वायर टाउ, और साथ में एक टर्म और आया है एल बाई ए। ध्यान से देख लो, मैंने बस अरेंज किया है ऊपर नीचे करके, देख लो जरा ध्यान से देखना कि ये जो क्वांटिटी है ये सारा का सारा एक पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, देखना। जैसे कॉपर का हुआ तो कॉपर के लिए ये सब चीजें सेम है, एल्यूमिनियम का हुआ तो सब चीजें एल्यूमिनियम के लिए सेम है, देखो तो। कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंडक्टर। देख लो, है ठीक है। एंड दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी एंड इज डिनोटेड एज रो, 2 me एन ई स्क्वायर टाउ। देखो तुम्हें देख के तो समझ में आ चुका होगा कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू दो बातों पे डिपेंड कर रही है, एक तो इस एन पे, और एन जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। कॉपर होगा तो अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा तो अलग होगा, है ना, कोई भी तार होगा तो अलग अलग आएगा। तो एन डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड। और टाउ भी आपको पता है कि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही करता है, साथ में एक चीज और पे डिपेंड करता है, किस पे? टेम्परेचर पे। दो बातों पे डिपेंड करेगा, लिख देते हैं नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा टेम्परेचर।
चलो एक छोटी सी बात पूछता हूँ, तुम बताना। बोर्ड में ना ये कई बार आता है और बच्चे भयानक गलती करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो ये कॉपर का तार है, ये एक ना कॉपर का तार है मान लो, इस तरह का एक कॉपर का तार है, सपोज करो। और एक और कॉपर का तार है, लेकिन उसको क्या किया है कि देखो, ये कॉपर का तार है और ये भी एक कॉपर का तार है, इसी को खींच के मैंने लंबा कर दिया है। ये भी अपना कॉपर है और ये वही कॉपर है कि इसको खींच के लंबा किया गया है। तो देखो, खींच के जब लंबा करोगे तो लेंथ में बदलाव आया, एरिया में भी बदलाव आया होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पहले अगर रो थी तो बाद में कितना होगा? कि मैंने अभी बताया कि रेजिस्टिविटी पूरी तरह से दो बातों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब वो सेम है। कॉपर था पहले भी, खींच के लंबा कर दिया तो कॉपर ही तो रहेगा, एल्यूमिनियम थोड़ी बन जाएगा रे मेरे गुरु महाराजों। तो अगर मटेरियल में बदलाव नहीं आया है, इसका मतलब रेजिस्टिविटी वही रहेगा। बच्चे ना ऐसे पता नहीं क्यों गड़बड़ी करते हैं भगवान। एग्जाम में आएगा, कॉपर का एक एल लेंथ का तार था, उसको डबल कर दिया गया, बताओ रेजिस्टिविटी का क्या होगा? बच्चा बोलता डबल। अरे भैया, इसमें लेंथ का तो नामो निशान नहीं है, ना इसमें लेंथ है ना इसमें एरिया है, कुछ है ही नहीं। शेप और साइज से लेना देना ही नहीं है उसका। वो तो डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर। तो चलो, तो एक बात समझ में आ गया कि रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे और दूसरा टेम्परेचर पे। तीसरा इसका कोई लेना देना नहीं है। वैसे एक अच्छी बात जरा बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो टाउ पे क्या असर पड़ेगा? तो टाउ घटेगा, और टाउ अगर घटेगा तो रेजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? तो रेजिस्टिविटी विल इंक्रीज। अब एक चीज और देखो, this entire quantity is called resistance of the conductor. This entire quantity is called resistance of the conductor. का मतलब यहाँ लिख देते हैं, है ना यहाँ। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई? रेजिस्टेंस की वैल्यू हो गई रो एल बाई ए। अब मेरे नन्हे मुन्नो, आपको साफ समझ में एकदम पानी की तरह क्लियर होना चाहिए कि रेजिस्टिविटी, सॉरी, रेजिस्टेंस किन बातों पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस में पहला टर्म आ रहा है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी किन बातों पे डिपेंड करता है? तो नंबर वन, नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, एंड नंबर टू, टेम्परेचर। तीसरा एल और ए, मतलब शेप और साइज पे भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो चाहो तो लिख लो कहीं पे कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन नंबर वन,
नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आप बोले थे कि टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेजिस्टिविटी आप कह रहे थे बढ़ेगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? तो बोल दो जल्दी जल्दी। नहीं, इंक्रीज होना चाहिए कि होगा, पहले ये बता। होगा। बच्चे कहते हैं सर इसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल बताओ ना, दिखता विखता तो है नहीं, सब कहाँ से आप पढ़ाते जा रहे हो। उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है, ध्यान से सुन। पहले ना वो हम लोग के घर में वो 100 वाट वाला वो इंडिसेंट बल्ब होता था, याद है? ये वाला। अब तो घरों में बहुत कम दिखता है, गायब हो चुका है ये। तो याद करो, जब आप इस बल्ब को ना, जब आप स्विच ऑन करते थे, आपने देखा होगा पहले ये बल्ब ना बड़ा तेज ग्लो करता है, और फिर थोड़े टाइम के बाद ना थोड़ा सा डिम हो जाता है। फील किए हो, पहले ये बताओ। हाँ, तो ऐसा क्यों हुआ? पहले ये बल्ब का फिलामेंट जो रेजिस्टेंस था इसका, वो पहले ठंडा था, टेम्परेचर कम था। जैसे करंट का फ्लो शुरू हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ, और टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, और रेजिस्टेंस बढ़ गया तो हम जानते हैं हमारे घर में सब कुछ पैरेलल में कनेक्शन रहता है। तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, आर की वैल्यू बढ़ गई तो करंट घट गया। इसलिए हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में बल्ब का ग्लो ज्यादा होता है, और थोड़ी देर के बाद ही वो थोड़ा सा डिम हो जाता है, और उसके बाद उसकी ग्लो हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाती है। वो भी इसलिए होता है कि इसका टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। टेम्परेचर फिक्स हो गया तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, करंट की वैल्यू फिक्स हो। क्या फील आया कि नहीं आया, बताओ जरा। ये सब रियल लाइफ के एग्जांपल, ध्यान रखें, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, ये सब पूछता है। चलो आप थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये आई है, ये वी है, और ये पूरा आर है। यानी हमारा रिलेशन बन गया आई इज इक्वल टू बाई आर, मतलब वी इक्वल टू आई आर। ये कुछ जाना पहचाना सा लॉ है ये। कौन सा लॉ है ये? हाँ, इसको कहते, वैसे इसका अच्छा नाम है, इसको कहते हैं, नीचे लिख लो, कहते हैं मैक्रो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। देखो ये मैक्रो है, मैक्रो मतलब 10 पावर प्लस में समथिंग, तो ये आपको मोटा मोटा बात करता है। इसका एक और फॉर्म है जो एकदम माइन्यूट चीजों से जोड़ के चीजों को बताता है, तो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इसको ध्यान रखो। मुझे एक बात बताओ, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आर की वैल्यू फिक्स,
तो अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वी और आई का ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, बोलो हाँ कि ना। और ये एंगल अगर थीटा है तो समझ में आ रहा है कि एम की वैल्यू होगी tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू आर। आर का मतलब रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। एक ही कंडक्टर का दो अलग अलग रेजिस्टेंस पे ग्राफ हमने बनाया है, वीआई ग्राफ। एक ही कंडक्टर का दो अलग अलग टेम्परेचर पे वीआई ग्राफ प्लॉटेड है, देख के बताइए कौन सा टेम्परेचर ज्यादा कौन सा कम। सोच के बताइएगा। तो समझ में आ रहा है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका कम। और एक ही रेजिस्टेंस से दोनों बना है, इसका मतलब अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पक्का इसका टेम्परेचर भी ज्यादा रहा होगा। ऐसा, लेकिन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। लिख लो। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे कंडक्टर को बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ को सर झुका के सलाम करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को बोला जाता है ओमिक कंडक्टर। या फिर ऐसा कह लो कि ऐसे कंडक्टर जिनका वीआई ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा, ऐसे कंडक्टर्स को हम लोग कहते हैं ओमिक कंडक्टर। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा इसका मतलब लगता है ऐसे भी कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। तो हाँ, हैं, बहुत सारे हैं, एक दो नहीं। जैसे सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम आर्सेनाइड है। इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए आप देखोगे कि इनका जब वीआई ग्राफ बनाएंगे, वीआई ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। आप देख सकते हो कि इनका वीआई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो बोला जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर। देख लो, सुपर सेमीकंडक्टर्स जो है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये लोग जो है ओम्स लॉ को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। देखो, तो छोटी छोटी बातें यहीं पे और बता देते हैं। नीचे लिखो, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को सिग्मा से लिखा जाता है। देखो, नाम से क्लियर है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या है? करंट के फ्लो को अपोज करने का टेंडेंसी।
तो जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा वो करंट के फ्लो को ज्यादा अपोज करेगा, उसका जो उल्टा होगा वो विरोध कम करेगा, उल्टा सपोर्ट करेगा। इसीलिए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। और दूसरा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड reciprocal of resistance is called conductance। एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, देखो आपको पता है कि आर का ऐसा यूनिट होता है ओम। आप इसको लिखते हो ना ऐसे OHM। जो कंडक्टेंस होता है, कंडक्टेंस इज 1/R। बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका, चूंकि 1/R आ रहा है ना, तो इसका यूनिट भी उल्टा हो जाता है, ऐसे लिखा जाता है। और उससे भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये भी उल्टा हो जाता है, महो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आर का जो रेजिस्टेंस है, कंडक्टेंस 1/R होता है, उसका यूनिट उल्टा हो गया, ऐसा लिखा जाता है। और एकदम ये भी उल्टा हो जाता है, देखो महो। इसे जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ठीक है, कहीं कहीं पे आ जाता है तो लिखवा दिए हैं। क्या ना, ये छोटी छोटी बातें हो गई। ठीक है, चलो अब ना कुछ छोटी छोटी बातें आपको पहले बता देते हैं। ये सब हो गया ना, ये सब डेरिवेशन वगैरह हो गया है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस। तो अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखो पहले समझाते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा आई इज इक्वल टू dQ/dt। तो एग्जाम में क्या करेगा, ध्यान से सुनो पहले। आपको Q दे देगा। मान लो Q आपको दे दिया 3T² + 2T + 6। आपसे किसी भी टाइम पे करंट पूछ लेगा, आप निकाल सकते हो, बहुत आसान काम है, क्योंकि आई की वैल्यू होती है dQ/dt। जैसे डेरिवेटिव किए तो आ गया 6T + 2। लेकिन हाँ, ये जो आई आया है, ये कौन सा आई है, इंस्टेंटेनियस है या एवरेज है? हाँ हाँ, ये दोनों ऐसा यूनिट है। शुभम जी, ये दोनों ऐसा यूनिट है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो करंट आया है दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट। कभी कभी आपको बोलेगा नहीं एवरेज करंट निकालो। तो याद करो, मैंने बार बार बताया है कि जब भी इंस्टेंटेनियस ऐसा है तो एवरेज ऐसा होगा। मतलब क्यू फाइनल जैसा याद है काइनेमेटिक्स में लिखे थे, बिल्कुल वही है। जैसे एग्जाम में आ गया, बताओ कि 0 से 2 सेकंड में एवरेज करंट कितनी होगी, तो क्या करेंगे, दो पहले क्यू 2 पे निकाल लो, कितना आएगा देखो तो। चार्ज की वैल्यू 2 सेकंड पे कितनी होगी देखो तो एक बार। ले, कोई बोल रहा है 22, कोई बोल रहा है, तो 22 हम मान लेते हैं, चलो। और 0 टाइम पे क्यू की वैल्यू, ये तो हम कर सकते हैं, 6 दिख रहा है। टी फाइनल आ जाएगा 2, और टी इनिशियल आ गया 0। ये कितना आ गया बोल जरा मुझे, 8 आ गया लग रहा है। अब देख लो कि जो इंस्टेंटेनियस करंट आ रहा है वो आ रहा था 60 + 2। मतलब 0 पे अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालोगे तो 2 आ रहा है, देख लो एवरेज से कम है। लेकिन 1 पे निकालोगे तो उसके बराबर आ रहा है, और 2 पे निकालोगे तो उससे ज्यादा हो जा रहा है। तो एक तो घिसा पिटा ऐसा क्वेश्चन होता है। दूसरा एक टाइप का क्वेश्चन ये मिलेगा आपको
dq can be written as integration of I dt। ti टाइम पे मान लो चार्ज था qi और tf टाइम पे चार्ज हो गया qf। यानी डेल्टा क्यू अगर आपको निकालना है तो आपको करना पड़ेगा आई डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम टी आई टू टी एफ। भाई अब ये काइनामेटिक्स में हम लोग बहुत करते थे, हम आपको क्यू दे के आई पूछते थे या फिर आई दे के क्यू पूछते थे, काइनामेटिक्स में किए ना ऐसा। अरे v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी मेरे नन्हे मुन्नो। तो वैसे ही दाव पेच हो सकता है। तो हाँ, इसको देखते ही एक बात और समझ में आया कि अगर हम आईटी ग्राफ का एरिया टाइम एक्सिस पे निकाल ले तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन मिल जाएगा। लिख ले कहीं पे कि अगर कहीं अपने को आईटी ग्राफ दिया हो और हम उस आईटी ग्राफ का एरिया निकाल लें तो अपने को डेल्टा क्यू मिल जाएगा। लिख लीजिए, द एरिया ऑक्युपाइड बाय करंट टाइम ग्राफ the area occupied by current time graph over time axis represents amount of charge flown amount of charge flown। और सबके ऊपर ना छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। देखो क्या, देखो क्या यहीं से करवा ही देते हैं। एक क्वेश्चन जरा करना। दिखाई पड़ रहा है या नहीं? नीचे लिख लो। बाकी तो दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा है तो ये लिख लो, हम बता देते हैं। ये है if q is equal to 2t square plus 3, if q is equal to 2t square plus 3, बाकी तो दिख रहा होगा। बाकी ये दिख रहा है, ये वाला बता दो कितना आएगा। तो बड़ा आसान है भाई, कुछ नहीं है। आई को फटाफट जो है डिफरेंशिएट किए तो आई की वैल्यू आ गई डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी अगर आ गया तो क्या आ गया, 4t+0। 2 सेकंड पे पूछा है, ये अपना 8 हो गया। चला है इतना। एक और देखो, मान लो कि आई की वैल्यू आपको दी हुई है 3t² प्लस t+2। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। चलो पता कर लो। फाइंड अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड।
आ गया। तो बात है भाई, धड़ाके के काफी बच्चों ने, 9 ही बच्चों ने किया वैसे तो लगा कि नहीं। हाँ, 9 ही बच्चों ने किया है। खैर ठीक है, आ जाओ, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो डी क्यू कैन बी रिटन एज 3t² +2t +2 इंटू डी टी। और कर दिए इसको इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे मान लेते हैं कुछ चार्ज रहा होगा क्यू आई, या जीरो भी मान सकते हो, और 2 सेकंड पे क्यू एफ मान लो। तो समझ में आ रहा है कि चार्ज फ्लोन की वैल्यू आ जाएगी 8, तो यही हो गया, और 4 ये हो गया, और 4 ये हो गया। तो टोटल 16 कुलम का चार्ज फ्लो कर जाएगा। एक जरा इस क्वेश्चन को भी देख लो। ये एक करंट टाइम ग्राफ प्लॉटेड है, करंट और टाइम का ग्राफ प्लॉटेड है। दो काम करना है। पहला काम, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर आई एन टी। आई और टी को रिलेट करता हुआ एक एक्सप्रेशन बनाइए। और बी पार्ट में टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन कितना होगा ये बताइए। तो टी को टी नॉट कर दो। ले, चलो फाइंड करो। पहले एक्सप्रेशन बना लो और उसके बाद फिर ये काम कर लो। तो पहले आई और टी को रिलेट करता हुआ इक्वेशन बना लो। जल्दी जल्दी बना लो। और फिर अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन भी निकाल लो।
हाँ जी बताओ। तो देखो साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, तो अपने को मानने में क्या जा रहा है, दिख रहा है ना, देखना वैसे भी। ये वाला एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा आ जाएगा I0/T0, लेकिन स्लोप इसका माइनस में होगा। दिख रहा है कि आई की वैल्यू आ जाएगी कितना, y इज इक्वल टू एम, तो m हो गया अब -I0/T0 इंटू टी प्लस सी। खेल खत्म। और आपको पता है, अभी बताया था कि आईटी ग्राफ का एरिया निकाल लोगे अगर टाइम एक्सिस पे, तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन की वैल्यू आ जाएगी 1/2 I0 इंटू टी। खेल खत्म। ये कहाँ खो गए तुम लोग? पूरा खो ही गए हो तुम लोग। ऐसे मत खो। चलो एक एक क्वेश्चन लिख लो। बाकी आपको दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है ना वो हम लिख दे रहे हैं। ये mm² है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 10⁻²2 है। चलो फटाफट पता करो। कैलकुलेट द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट एग्जिस्ट इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm². The number of free electrons in 1 centimeter cube of copper is 8.5 into 10⁻22। वो हम कुछ बोल रहे हैं क्या? क्या हुआ सर, आवाज नहीं आ रही क्या? चलो चलो, हम पहले बोर्ड पे लिखा करते थे, अब हमको लगता है नहीं, ऐसे लिख के लाने से क्वेश्चन ज्यादा अच्छा है। लेकिन क्या हो रहा है ना, ये इक्वेशन सब टाइप नहीं हो रहा है। मैंने तो बहुत मैनेज किया था, लेकिन दिक्कत है कि वो ब्लैक में रहता है, और ब्लैक में रहता दिखता नहीं है। अभी समाधान ढूंढ निकालेंगे 2-4 दिन में। बताओ जरा। ड्रिफ्ट स्पीड निकालना है, करंट वरंट दिया हुआ है, दिमाग लगाओ एकदम, कुछ नहीं है ये सब ये सब एकदम प्योर बोर्ड स्टाइल क्वेश्चन है, प्योर बोर्ड स्टाइल। बताओ जरा। फटाफट ट्राई करो। अभी बेटा तुम लोग इस शाम वाले क्लासेस ना कुछ दिन के लिए बंद कर रखे हैं, अभी दिन भर क्लास रहता है।
कल एक काम करेंगे, सुनो, कल जो तुम लोग का जो बाद वाला क्लास है ना, तो कल हम लोग क्लास 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे। बोलो। तू लास्ट वाला क्लास क्या ना कंटिन्यू हो जाता है तो अच्छा लगता है, ये छोड़ छोड़ के पढ़ाने में वो फीलिंग नहीं आता है। कल सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर देंगे और लास्ट वाला जो क्लास रहता है उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। आज भी हम यही करने का सोच रहे थे, लेकिन तो इन्फॉर्मेशन जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ो। कल तो ये कर ही लेंगे। जल्दी बताओ एकदम। डेटा आपको सब पता है, क्या करना है नहीं करना है। चलो और भी कैलकुलेशन करो। मुस्कान, यूनिट कन्वर्जन ठीक से की है ना। इसमें सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है कहीं पे, mm स्क्वायर दे दिया है कहीं पे, उसको थोड़ा ठीक से करना है। में यूनिट कन्वर्जन के अलावा कोई खास बात नहीं है, मेन है आपको यूनिट अच्छे से कन्वर्ट करना है। सारे फाइंड करें फटाफट। नहीं सुबह ये तो गड़बड़ आ रहा है। मैंने क्या बोला था, जो ड्रिफ्ट स्पीड आता है वो बहुत कम होता है, 10⁻⁴ -4 के ऑर्डर का होता है। तेरा तो 10⁻⁸ के ऑर्डर का आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ किया है, देख यूनिट कन्वर्जन में गड़बड़ है कहीं ना। देख ले कोई कह रहे सर्किल, ये आएगा सर, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था। हाँ तो देखेंगे तब ना, देख ले सब अलग अलग यूनिट है। वहाँ mm स्क्वायर दे रखा है या सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। फटाफट ट्राई करें। फटाफट पुट करते जाओ, केवल कुछ नहीं है। बताओ क्या आ रहा है बच्चों का।
देखो तो समझ में आ रहा है कि रिलेशन तो यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू एन ई वी डी। करंट अपने को 1 दिया है। याद करो एन होता था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 8.5 इंटू 10⁻22 पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो डिवाइड करना पड़ेगा -6 से, है ना। 1.6 इंटू ऐसा, एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया ऐसा, और वीडी को वीडी छोड़ दो, फाइंड कर लो कितना आ रहा देखो। सर ओम की जगह सेंटीमीटर में कर लें मीटर की जगह, तो यहाँ पे मीटर क्यूब आएगा और वहां पे मीटर स्क्वायर आएगा ना तनिष्क। सबको ऐसा ही में पुट कर दो। कितना आ रहा देख लो यहाँ से। यहाँ से हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड में क्यों निकालोगे, ऐसा ही में निकालो ना। जरा देखो तो वो वाला बात फॉलो हो रहा है जो मैंने बोला था कि जो ड्रिड वेलोसिटी है वो 10⁻⁻4 मीटर पर सेकंड का ऑर्डर का होता है। हाँ, उसको हमेशा याद रखें इस बात को कि उसका जो ऑर्डर है लगभग ऐसे ही आता है। एक फैक्चुअल बात आपको और लिखवा देते हैं, रुक जाओ। फैक्चुअल बात ये लिख लो। जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना टाउ, इसका ऑर्डर जो है वो 10⁻⁻14 सेकंड का होता है। बड़ा जल्दी जल्दी कोलिजन होता है। तो याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं रख पाओ तो भी कोई बात नहीं। ध्यान रखना कि जो टाउ होता है उसका ऑर्डर जो है वो 10⁻⁻14 सेकंड का ऑर्डर होता है। अगर याद रख सकते तो अच्छी बात है। चलो फिर लास्ट वाली क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे इसी कहानी को, ठीक है ना। अभी के लिए बाय बाय। बार कोड जनरेट कर दे क्या, कर दे। चलो बार कोड जनरेट कर दिया है।